मनदीप, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ आपके। अरे यार, हम तो खुद आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। सबसे मजेदार काम आपकी वीडियो में ना, जो आपका विटीनेस होती है, जो मस्ती मजाक करते हुए आप चीज़ों को समझाते हो ना, मैं उसका कायल हूँ और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मनदीप, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होता है कि सबसे बेस्ट यूलिप कौन सी है जो हमें लेनी चाहिए? बेस्ट यूलिप, देखो इसका एक प्लेन आंसर तो नहीं हो सकता। मतलब जैसे मैंने अपना वीडियो बनाया था ना, आई एडमिट थोड़ा सा इमोशनल था जब मैंने बनाया था, और वो मैं हमेशा उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल बायस मेरा रहता है कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते। और इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, कि आप इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे इतना फोकस क्यों डालते हैं? भाई, उनका मेन बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस देना है ना। वाई आर यू फोकसिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी? चलो ठीक है, वहीं से मतलब थोड़ा बहुत क्लिक होना चाहिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसने नए नए रास्ते निकाले कि कैसे आपको और प्रोडक्ट्स बेचे जाएं। बट दैट डजंट मीन वो हर प्रोडक्ट जो वो निकाल रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। ये तो हो गया पहली बात। फिर आया कि यूलिप में कोई ऐसे यूएसपीज होने चाहिए जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मैं एडमिट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री था। वो बात अलग है कि बजट में उस पर भी कैप लगा दी गई, बट वो कैप उन लोगों के लिए लगाई है जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो एनीवे यूलिप से बहुत कमा सकते हैं। उनके लिए तो मैं कहूँगा कि चलो आप यूलिप ले लो। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूलिप और हम किसी भी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को जब हम कंसिडर करते हैं तो यूलिप में एक खासियत है, जब आप उसका इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, वो पैसा आपका एसआईपी नहीं है, वो पैसा प्रीमियम है। एंड जब ये प्रीमियम शब्द जुड़ जाता है नाम से, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के कंट्रोल में नहीं हो। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि नहीं करोगे तो वो आप पे पेनल्टीज़ लगाएंगे, बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे। और अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले अपना पैसा वापस भी लेना चाहते हो तो आपको सेविंग्स बैंक के बराबर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी आपको उस दिन पैसा वापस नहीं मिलेगा, लॉक इन पीरियड होने तक तो वो पैसा लॉक्ड इन रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो एक मिडिल क्लास इंसान है जिसको लगता है कि यार मैं कमिटमेंट नहीं करना चाहता 5 साल 10 साल 20 साल एक ही सेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करने का, क्योंकि ये मेरी फैमिली में हो चुका है। वी हैड एन एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान नहीं था, बट टाइम्स वर नॉट गुड एंड आई कुड क्लियरली सी कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पे करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि यार नहीं यार, ये रोक दी तो पेनल्टीज़ लग जाएंगी, लाइफ इंश्योरेंस जो इतने साल पहले ले रखा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट यूलिप तो कोई सा भी नहीं है, चाहे उसमें आपको कितने भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हों, चाहे उसके साथ जो लाइफ इंश्योरेंस कॉम्पोनेंट है। आजकल मैंने देखा है कि जो आपका एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 गुना तो मिनिमम देना ही पड़ता है, बट कुछ कंपनीज 20 गुना 50 गुना दे रही हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो एक बैलेंस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाए और रिटर्न्स भी अच्छे आ जाएं और कैपिटल गेन टैक्स भी ना लगे। बट फिर भी एक कमी तो रह ही जाती है, वो है कि प्रीमियम पे कर रहे हो आप एसआईपी पे नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपकी जेब में बहुत पैसा है और कभी पैसों की कमी नहीं आने वाली है, तो आप बिल्कुल जाओ यूलिप में। आप कैपिटल गेन टैक्स बचाओगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न तो आप लेके आ ही जाओगे। दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगती है यूलिप में रिजिडिटी की। आप एचडीएफसी का यूलिप ले रहे हो तो एचडीएफसी आपको 7 फंड्स का ऑप्शन दे देगा, बट आप और मैं, हम दोनों ये बात जानते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड जब चूज़ करते हैं तो ही अच्छे से चूज़ नहीं कर सकते। एक आपका वीडियो मैंने देखा था कुछ दिनों पहले जब आप बता रहे थे कि हर म्यूचुअल फंड जो इस ईयर के टॉप 5 में है वो अगले ईयर के टॉप 20 में भी नहीं आ पा रहा है, मुश्किल से आ पा रहा है। तो जब इतना बड़ा वेरिएशन आ जाता है तो हमको ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई एजेंट या कोई भी हमें यूलिप बेचने की कोशिश कर रहा है कि यार आपको एचडीएफसी का एक फंड नहीं पसंद तो आप दूसरे फंड में स्विच कर लेना, दूसरा नहीं पसंद तो आप तीसरे में स्विच कर लेना। व्हाट इफ मुझे एचडीएफसी का कोई भी फंड मैनेजर पसंद नहीं है, व्हाट इफ मुझे एचडीएफसी का एक भी फंड पसंद नहीं है, तो क्या मैं एचडीएफसी का यूलिप कहीं और ट्रांसफर कर सकता हूँ? आई डोंट नो, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं कर सकते। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में जहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं अपना पैसा रोक दूंगा तो मैं इन्वेस्ट करना रोक दूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट पर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपना इन्वेस्टमेंट रोकता तब है जब उसके पास पैसा नहीं है। ज़रूरत के वक्त पे वो पैसा अपना रोक कर अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशंस पूरा करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए कंपनी उसको कह रही है कि मैं आपका जो रिटर्न है उस पर
उसकी उसकी कटौती कर दूंगी, मैं उस पर आपको सेविंग्स बैंक का रिटर्न दूंगी। ये तो वही हो गया, रिच गेट्स रिचर पुअर गेट्स पुअरर। जब बंदे के पास पैसा ऑलरेडी नहीं है और उसको एक बैड न्यूज़ आप ये भी दे रहे हो कि अब तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, भूल जाओ। म्यूचुअल फंड एटलीस्ट आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप जितना आपका श्रद्धा है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर दो। जब आपकी फैमिली में कुछ ज़रूरत आ जाए, आप पैसा रोकना चाहते हो और फैमिली के ऑब्लिगेशंस पूरा करना चाहते हो, तो जो आज तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारी गारंटी है, हम वो वैसा ही चलाते रहेंगे। जब आपको निकालना हो तब निकालना, अच्छे रिटर्न्स पर। तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड्स की बहुत पसंद आती है। और जहाँ तक बात आती है, लोग यूलिप और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते रहते हैं पूरे दिन, दिस इज जस्ट इलॉजिकल। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं। तो अगर बात आती है बेस्ट यूलिप की, तो उनके लिए पहली बात तो यूलिप उनके लिए एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, कैश रिच लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है पैसा लगाना किधर है, पैसा पार्क किधर करना है। वो यूलिप में पैसा डाल के उस पर टैक्स बचाने के चक्कर में अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट इवन दोज पीपल विल हैव अ सेपरेट टर्म इंश्योरेंस। यूलिप वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, वो यूलिप इसलिए ले रहे हैं कि पैसा स्टॉक्स में भी डल चुका है, म्यूचुअल फंड्स में भी डल चुका है, हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, अब देखते हैं टैक्स कैसे बचाएं जो पैसा हम कमा रहे हैं। तो वो बात तो बिल्कुल अलग हो गई। बट इंडिया में 80-90% लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो उनके लिए यूलिप इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऑल इन ऑल जो आपका एक मेन पॉइंट मुझे मिला ना आपकी कंप्लीट डिस्कशन से, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढना चाह रहे थे जो आपको यहाँ पे नहीं मिली। और इन्वेस्टमेंट वही होता है जो फ्लेक्सिबल हो, जब मुझे जरूरत हो उस समय मैं यूज तो कर सकूं एटलीस्ट। राइट, ये कहीं मिसिंग तो है। यही मेरा पॉइंट था जब मैंने बोला कि आप इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे क्यों ध्यान दे रहे हो। इंश्योरेंस प्रोडक्ट लो वहां से। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो वो आपसे एसआईपी नहीं मांग रही है, प्रीमियम मांग रही है। और अभी तो डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द चार्जेस साइड ऑफ यूलिप, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ठीक है, मनदीप यार, अभी तक चार्जेस मुझे पर्सनली भी मैं जब देखता हूँ ना, मुझे क्लियर नहीं होता कि यार मुझे कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। आपको क्या कभी क्लैरिटी मिल पाई है इस पे? देखो, इसमें तो ऐसे कहने को तो बहुत सारे चार्जेस हैं, और जो 2010 से पहले का थोड़ा पीरियड था, जब यूलिप कहते हैं यूलिप 1.0 जब आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस आए थे और क्लियर दिखता था कि ठगने के लिए प्लान्स बनाए हुए हैं। मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं हर कंपनी का नाम लेके बोल सकता हूँ कि यार इस कंपनी ने यूलिप निकाला ही इसलिए कि ये लोगों को लूट सके। कमीशन का स्ट्रक्चर बनाया ही ऐसे कि इंश्योरेंस एजेंट पिघल जाए और लोगों को यूलिप बेचे। इंश्योरेंस एजेंट की कोई गलती नहीं है। आप जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल ले लो, जो स्टोन पेल्टर्स हैं वहाँ पर, वो क्यों पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं इतने टाइम से? क्योंकि उनके पास रोज़गार की कमी है। पाकिस्तान से थोड़ा बहुत फंडिंग आती है, उनको बोला जाता है कि तुम्हें भीड़ में खड़े होकर पत्थर फेंकने हैं, ये रहे पैसे। मैं उस बंदे को ब्लेम ही नहीं कर रहा जो पत्थर फेंक रहा है, मैं तो बस आपको एक जेन्युइन रीज़न बता रहा हूँ कि वो उसको पत्थर इसलिए फेंकना पड़ रहा है क्योंकि उसको पैसे कमाने का और कोई सोर्स नहीं है, उसका रोज़गार है। तो सिमिलरली जहाँ पर कंपनी को दिख गया कि इस बंदे को हम पैसा दे के अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारा एजेंडा फुलफिल कराने के लिए, तो उसमें कंपनी की गलती है, बंदे की गलती नहीं है। आज भी इंश्योरेंस एजेंट्स के पास, आप खुद एक इंश्योरेंस एजेंट हो, आप अपने वीडियोस में इतनी बार बोलते हो कि मैं हमेशा ऐसे बेकार प्लान्स, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया, बट मैं हमेशा ऐसे प्लान्स आपको नहीं सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद भी कभी यूज़ नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात। वो आपके पास फ्रीडम, आप ज़रा सोच के देखो आपके पास वो फ्रीडम कैसे आई, क्योंकि आपके पास पैसे कमाने के सोर्सेज की कमी नहीं है भगवान की दया से, राइट। बट आप मान लो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग लोअर क्लास इंसान होते और आपको मान लो ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, 1 घंटे का एग्ज़ाम दे के आप इंश्योरेंस एजेंट बन भी सकते हो बड़े आराम से, तो आप नहीं करोगे क्या? मैं तो कर लूँगा, मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, है ना। और सिमिलरली लेबर लॉ एडवाइज़र पे जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में हम लोग कंपनीज़ को मेल करते थे कि हमें स्पॉन्सर करो, हमें स्पॉन्सर करो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था उस समय। मैं स्ट्रगल कर रहा था, ऋषभ वॉज नॉट स्ट्रगलिंग, बट मैं तो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था, और मैं फ्रीलांस एडिटिंग वगैरह करके अपना जुगाड़ तो करता ही था, अच्छा खासा कमाता था। अब आज कंपनीज हमें जब बोलती हैं कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहती हैं और आप हमारे वीडियो में ये स्पेसिफिक लाइन बोल दो, तो आज हमारे पास वो फ्रीडम है उनको मना करने की, उनका पैसा उनको लौटाने की, ये बोल के कि नहीं, लाइन तो वही आएगी जो मैं चाहता हूँ, लाइन वो नहीं आएगी जो आप चाहते हो, स्क्रिप्ट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। बट अगर मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ और मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही यूट्यूब चैनल खोला होता, तो पक्का मैं करप्ट हो चुका होता। इसमें ज़्यादा गलती उस इंसान की, एक तो होता है ना कि एक इंसान गोली चला रहा है पर दूसरे इंसान ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने वाले की ज़्यादा गलती है। गोली वो इसलिए चला रहा है क्योंकि उसके पास और कुछ काम नहीं है करने का।
तो मुझे ऐसा लगता है, आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया। क्वेश्चन नहीं, मुझे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मजा आया इस पे कि आप कह रहे हो कि यार मैन्युफैक्चरर की तरफ से अगर गलती होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा क्या करे, वो तो उसके पास तो सोर्स ऑफ इनकम वही है, तो वो तो करेगा ही सही। राइट, भूखा नहीं मरेगा वो, सीधी सी बात है। और कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जैसे आप जैसे हैं जो आप समझ गए कि यार नहीं, अपन ये करके नहीं कमाएंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, मतलब दैट वुड बी फाइन विद मी। बट सेम थिंकिंग हम सबसे उम्मीद करें कि वो भी उसको भी यही सोचना चाहिए, उसको भी यही सोचना चाहिए, तो हम वी आर बीइंग इर्रेशनल। पूरी दुनिया ऐसा नहीं सोचती है। कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मिस्टर मोहित सोनी का इंटरव्यू किया था मेरे यूलिप वाले वीडियो में। उनका जो एक फ्रेंड है वो इंश्योरेंस एजेंट ही था, फ्रेंड है या अक्वाइंटेंस है आई डोंट नो। ही क्विट हिज जॉब, नाउ ही ओपनड अ शॉप टू सेल चॉकलेट्स। ही सेड मेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आती है ये काम करके, मैं नहीं कमा रहा, इंश्योरेंस प्लान्स बेच के मुझे पैसा कमाना ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने देखा लोग 70 साल के लोगों को लोग इंश्योरेंस एजेंट्स 20-20 साल का यूलिप प्लान बेच रहे हैं और उनको झूठ बोल के बेच रहे हैं। एक बहुत अच्छा चैनल है इंश्योरेंस एंजल्स, मैंने पिछले महीने ही उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किए। वो ऐसे ऐसे लोगों के केसेस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर कि कोई 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनका 3.5 करोड़ का सम किसी बैंक वाले ने अटका दिया। ओह माय गॉड। अब वो बैंक के चक्कर काट रहे हैं और उनके पास वो उतना टोटल पैसा ही था, अब उनके पास 1 रुपया हाथ में नहीं बचा, पूरा ले गए उनका। कुछ ऐसे लोग हैं, एक फैमिली थी जिनके 80 लाख रुपीज़ उन्होंने फंसा दिए। 16 साल या पता नहीं 10 साल तक उनको झूठ बोलते रहे। जब भी वो बैंक में पैसा लेके एफडी कराने जाते थे, उनको बोला जाता था कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, ये आपको एफडी के डबल रिटर्न देगा और एक ही बार इन्वेस्ट करना है और जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो। ना तो ये यूलिप साउंड कर रहा है, ना ही ये एंडोमेंट साउंड कर रहा है। हम भी कर लेंगे कि कर दो, ऐसी स्कीमें तो हमारी भी लगा दो। हाँ ठीक है। और वो उनका पैसा लगवा देते थे, उसके बाद उनके घर कोई डॉक्यूमेंट आता था, और थोड़ी गलती फैमिली की भी है, इनफैक्ट पूरी गलती फैमिली की है। डॉक्यूमेंट आता है, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं, आपने किसी की बात पे विश्वास करके अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को क्यों इन्वेस्ट करा। अब मैं उस पर्टिकुलर फैमिली का दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गलती तो मेरे पापा की भी थी ना जब उन्होंने एंडोमेंट प्लान लिया। मैं तो अपने फैमिली की भी गलती बता रहा हूँ। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक सारी दुनिया फ़ायदा ही उठाएगी। मतलब जो मनदीप आप कह रहे हो ना कि ट्रस्ट करो पर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एक बार थोड़ा सा शक करके देख लो कि यार क्या मैं जो ले रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ट्रस्ट बट वेरीफाई। अभी ऋषभ और मैं ना कभी कभी कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे डिस्कशन करते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ जब उनको मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना होता है और मैं बोल देता हूँ ये चीज़ ऐसे काम करती है। ही सेड आपको कैसे पता है ऐसे काम करती है, आपने वेरीफाई किया? तो कभी कभी कुछ चीज़ मेरे मन में कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस होती है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस में बोल जाता हूँ ये चीज़ ऐसे काम करती है। फिर बोलते हैं आपने वेरीफाई किया क्या? फिर हम दोनों बैठ के उसको वेरीफाई करते हैं। फिर कई बार पता चलता है कि मैं 50% ऑफ द टाइम सही हूँ, बट 50% ऑफ द टाइम मुझे समझ आ जाता था कि मैं कॉन्फिडेंस में बोल तो गया बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसे मैंने बोला। तो हम डिस्कशन करते हैं, वी क्वेश्चन ईच अदर, वी डोंट टेक ईच अदर्स वर्ड फॉर इट, और वही राइट अप्रोच होती है। यू शुड ऑलवेज बी आस्किंग गुड क्वेश्चंस, तभी आपकी खुद की नॉलेज और सामने वाला जो बता रहा है उसकी नॉलेज इंप्रूव होगी। सबको सब कुछ तो कभी भी नहीं पता होता। मनदीप, इसमें हमने अभी तक यूलिप को कवर किया मेनली। यूलिप के साथ साथ आजकल ऑफ लेटली क्या हो रहा है, नाम चेंज होकर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि 10 साल बाद आपको XYZ अमाउंट मिलेगा, क्योंकि वो हमें अमाउंट दिख रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये क्या गेम है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? देखो, इसका जो मैंने एक वीडियो बनाया था CAGR पे कुछ ही दिन पहले, उसमें मैंने यही पॉइंट पुटअप किया था कि जब भी आपको कोई बोले कि आपका पैसा 10 साल में, आपको 10 साल बाद या तो X अमाउंट मिल जाएगा या फिर आपका 10 साल 15 20 या जो भी वो प्लान बता रहे हैं उस इतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो हम ये सुनते ही बहुत खुश क्यों हो जाते हैं? हमको ये पूछना चाहिए कि ठीक है, आप बोल रहे हो मेरा पैसा 15 साल में डबल होगा, अब आप मुझे थोड़े दिन का वक्त दो, मैं और इन्वेस्टमेंट ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे 15 साल से कम लगे पैसा डबल करने में। एक तरह का क्वेश्चन तो आपको ये पूछना चाहिए एज अ कस्टमर, तब भी आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे। उससे बढ़िया क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मैं सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के एनुअल रिटर्न्स कंपेयर कर लूँ, एक साल में कितने रिटर्न्स आएंगे मैं वो कंपेयर कर लूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि डबल हो गया तो मतलब जीवन का पर्पस सॉल्व हो गया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार का, KVP, किसान विकास पत्र। PPF जैसा ही काम करता है, बट PPF के जितने पूरे टैक्स बेनिफिट उसमें नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा इन्फीरियर है। और उसका फंडा ही यही था कि वो आपको जो भी XYZ इंटरेस्ट रेट दे रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका टेन्योर था, जिस टेन्योर में वो पैसा डबल करके दे रहा है। तो आज आप अगर KVP खरीदोगे
तो वो 10 साल 1 महीने में पैसा डबल करके देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर केवी, इट्स लाइक अ बॉन्ड, आपने आज खरीद लिया तो उस पर एक कूपन मिलेगा आपको। वो कूपन रेट के हिसाब से आप वो 72 वाला फॉर्मूला मार के देखोगे तो चलो 10 साल 1 महीने में डबल होगा। तो केवीपी का एडवर्टाइजिंग पहले ऐसे ही किया जाता था कि आज की डेट में जो केवीपी बिक रहा है वो आपका पैसा 6 साल में डबल करके देगा। वो इतना बुरा नहीं था क्योंकि वो सरकारी है। अब सरकारी प्रोडक्ट कैपिटलिस्टिक नहीं होता, बट वही चीज़ इंश्योरेंस कंपनीज ने यूज़ करी ये सोच के कि यार जब लोगों को सिर्फ दिखता ही वो है तो जो डिमांड है वही हम सप्लाई करेंगे। इसमें भी गलती अगेन मैं कहूँगा लोगों की है। पैसा डबल करना शुड नॉट बी योर पर्पज़। 1 साल के रिटर्न्स कितने आ रहे हैं इसकी जागरूकता होना शुड बी योर पर्पज़। सेम थिंग आप नोटिस करोगे हर इंडस्ट्री में हो रही है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले गाड़ी खरीदी थी सेकेंड हैंड, जिसका वीडियो मैं लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ बट बना नहीं पा रहा हूँ, बट जल्दी बना दूंगा। मैंने गाड़ी खरीदने के लिए बहुत रिसर्च करी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे। मुझे क्या समझ आता है, और आप अग्री करोगे, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज रोड पर दिखती हैं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज यानी XUV 300, किया सेल्टॉस, Hyundai क्रेटा, ये इस टाइप की गाड़ियाँ आपको ज़्यादा दिखती हैं। सेडान गाड़ियाँ आपको दिखनी कम हो गई हैं। क्यों कम हो गई है? क्योंकि लोगों को एक SUV जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट चाहिए, भले ही वो SUV हो या ना हो। उसके ऊपर लोगों को सनरूफ भी चाहिए, उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत बढ़िया चाहिए, इंटीरियर भी बहुत अच्छा चाहिए, लुक भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट अगर वो गाड़ी एक टिन कैन हो, यानी उसमें अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लोगों को ऐसी गाड़ी भी चलेगी अगर वो दिखने में अच्छी है, सब कॉम्पैक्ट SUV है और उसके ऊपर सनरूफ है। दिखने में SUV है। लोगों की प्रायोरिटीज़ देखो आप कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं। और जैसे ही लोगों को, कंपनीज को समझ आया कि अच्छा लोगों की डिमांड सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी है ही नहीं, तो उन्होंने एकदम हल्की गाड़ियाँ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके फ़ायदे क्या हुए? वो लोगों की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, सनरूफ देकर, इंटीरियर देकर और सब कॉम्पैक्ट SUV देकर। गाड़ी को हल्का करने से उसकी माइलेज भी इंप्रूव हो गई। तो अब इंसान को लगता है कि गाड़ी दिखने में भी बहुत बढ़िया है और देती भी बहुत ज़्यादा है, तो ले लेते हैं। और उस गाड़ी को लेने के लिए जो गाड़ी जान से भी ज़्यादा प्यारी लगती है उनको, वो उसका लोन भी लेते हैं और फिर लोन के साथ वो लंबे टाइम तक स्टक हो जाते हैं। और आप देखोगे कि जो अमीर आदमी है वो गाड़ी सोच समझ के लेता है, प्लान करके लेता है और वो अपने उसको बिजनेस में डालता है और उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करता है। बट एक सैलरीड एम्प्लॉई जो होता है वो पैसा, उसको लगता है वो मैं दिन रात मेहनत ही इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पैसे जोड़ के एक ऐसी गाड़ी लूँ जिसमें बैठ के शायद मैं मर भी सकता हूँ। ये थिंकिंग में बहुत बड़ा बैठ के शायद मर भी सकता हूँ, ये सही है। मतलब वो उसके सपने उसी गाड़ी को लेने के हैं जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो उस गाड़ी को देख ही नहीं रहा है जो बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी में है। उसके परिवार वालों को, छोटे बच्चे को कभी वो उसमें बिठा के जाएगा तो उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, आई एम प्रोटेक्टेड। बट वो गाड़ी कौन सी ले रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, बट उसी कंपनी की गाड़ियाँ मार्केट में 50% शेयर पे बिकती हैं। आपने कहा कि मतलब हमें कुछ दिखाया कुछ जाता है, जो हम चाहते हैं वही हमें कंपनी देने की कोशिश करती है और हम उसको ले भी लेते हैं क्योंकि ऐसे ही कुछ हमारे माइंड में परसेप्शन हो रखा है। इसी तरीके से ना अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके नाम चेंज कर दिए और नाम कुछ ऐसे आ गए हैं जो आपको और हमें बड़े अच्छे लगते हैं कि यार हमें कोई गारंटी इनकम दे दो या फिर डबल कर दो मनी या अश्योर्ड इनकम दे दो। अब इनको और ट्रेडिशनल प्लान्स को कैसे जस्टिफाई करे कि दोनों अलग है और कैसे समझे कि दोनों एक्चुअली अलग है, या क्या ये अलग है भी फॉर दैट मैटर? नहीं, मुझे नहीं लगता अलग है। देखो, इसमें आपको कंपनी अपना फ़ायदा छोड़ के एक बार ये सोचो कि वो क्यों बेच रहा है, मतलब कंपनी क्यों बेच रही है। ऐसा एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको। जो लोग स्टॉक मार्केट की टिप्स पे बहुत फोकस करते हैं कि कोई टिप बता दो, मैं पैसा लगाऊंगा, इस पे रिटर्न आ जाना चाहिए। लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं, अगर मुझे लगता है कि कोई टिप सही में एग्जिस्ट करती है जिसको यूज़ करके रिटर्न कमाए जा सकते हैं, तो मुझसे ज़्यादा अच्छी टिप और मुझसे ज़्यादा जल्दी मेरे म्यूचुअल फंड मैनेजर को पहुंच जाएगी वो टिप, और उसको उस पर एक्ट करना होगा तो वो कर लेगा। मैं अपना पैसा उसको दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी से वो इन्वेस्ट करेगा और जो भी टिप आएगी वो खुद यूज़ कर लेगा ना, मैं क्यों करूँ। लोग ये नहीं सोचते। तो इसी आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लोगों को लगता है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, मुझे गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है, पहले जो वो दे रहा है वो रिटर्न, उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, उसका किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है। लोग इंश्योरेंस प्लान्स आपको ऐसे डिज़ाइन करके देते हैं वो कि आप आज प्रीमियम दे रहे हो, आपने लेट से 10 साल तक प्रीमियम भरा 1-1 लाख रुपए का, फिर 11वें साल से 15वें साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा,
फिर 16वें साल से आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो 11वें साल से 15वें साल तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इस पे कभी आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते एज अ कस्टमर कि यहाँ पे मैं प्रीमियम, आप मुझसे प्रीमियम भी नहीं ले रहे बट आप मुझे रिटर्न भी नहीं दे रहे, यहाँ पे कुछ तो लोचा है। यहाँ पे लोचा है टाइम का। हम मतलब कंपनी हमारा पैसा लंबे समय तक अपने पास जब रोकेगी तभी तो कंपनी को टाइम कमाने का मौका मिलेगा उस पैसे पे। अगर कंपनी हमारा पैसा आज लेके कल लौटा देगी तो कंपनी को कितना बड़ा लॉस है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लोग सोचते नहीं हैं। अगर आप 11वें से 15वें साल का जो पैसा है, मतलब वहाँ जो उस पीरियड में कुछ नहीं मिल रहा है और जो लास्ट में मिल रहा है, उस पैसे को खिसका कर सीधा 11वें साल में दे दोगे तो रिटर्न्स कैलकुलेट करके देखो, दिन रात अलग हो जाएगा। और वो कंपनी कभी करके नहीं देगी आपको। और आपको यही चीज़ सोचनी है कि जब कंपनी को ये पता है कि इन्वेस्टिंग करने के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी तो ये पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने लंबे टाइम के लिए आप एक लो रिटर्न प्रोडक्ट में जब पैसा लगा दोगे तो वो आपकी सिर्फ एक गलती नहीं है, उसकी दूसरी बहुत बड़ी गलती ये है कि अब आप टाइम खो चुके हो। अब आप वक्त में पीछे जाके उतना लाखों रुपए का पैसा एक अच्छे प्रोडक्ट में लगा के नहीं कमा सकते इतना पैसा। और ये कितना बड़ा लॉस है ये आप गूगल पे टाइप करो SIP कैलकुलेटर, और आप म्यूचुअल फंड पे जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपको पसंद आता है, आपको 15% चाहिए, 12% चाहिए, 10% चाहिए, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखो कि मेरा इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर मुझे 20 साल का लॉक इन दे रहा है, 20 साल ही मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलता है। अब लोग आर्ग्यू ये करते हैं इस पॉइंट पे, म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस प्लान में, एंडोमेंट प्लान में गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, तुम ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो जो मुझे गारंटी दे दे। गारंटी तो देखो कुछ नहीं होती, ठीक है। ऐसे तो मुझे कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसे तो मुझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे मुझे इंडिया में भरोसा ही नहीं करना चाहिए कि इसकी कोई गारंटी नहीं है 20 साल बाद इंडिया यहाँ से प्लस में होगा या माइनस में होगा। बट वी ऑल मूव फॉरवर्ड विद सर्टेन अजम्पशंस कि मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस को चलाने वाले लोग मेहनती लोग हैं, अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के बिजनेस कर रहे हैं, कंपटीशन का ध्यान रख रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर आप 20 साल का भी प्रोजेक्शन नहीं देख सकते कि 20 साल बाद हम प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, तो फिर आप एंडोमेंट प्लान में चले जाओगे। मतलब क्लियरली आपको थोड़ी सी जागरूकता की कमी है मेरे ओपिनियन में। मनदीप, इसमें मेरे हिसाब से ना जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे एक और पॉइंट होगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो CAGR रिटर्न्स होते हैं, इसके बीच में हमें डिफरेंस समझाओ ना आप, क्योंकि ये डिफरेंस की वजह से मेरे हिसाब से हम समझ नहीं पाते कि, क्योंकि हमें बताता है कि देखो 100% के रिटर्न्स मिले, पर जब उन्हें उससे हम CAGR या IRR में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्चुअल रिटर्न्स हमारे सामने आते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। इसी पे मेरे लास्ट 2 वीडियोस इसी पे बेस्ड हैं और ये मैंने अभी थोड़ा सा टच भी किया था टॉपिक। जब लोगों को ये बोला जाता है कि आपका 10 साल में 20 साल में पैसा डबल हो रहा है तो लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं कि 100% का गेन हो जाएगा मुझे। जब भी लोगों को ये समझ नहीं, मतलब जब भी आपको एज अ कस्टमर ये समझ ना आए ना कि ये रिटर्न मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, तो उसकी बहुत एक छोटी सी ट्रिक है, एक्सट्रीम साइड पे लेके जाओ। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 100 साल बाद इसका 2 लाख करके दूंगा। अब क्या ये सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा, ठीक है। मैं इंश्योरेंस कंपनी, इसका दूसरा एक्सट्रीम है, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं कल ही आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अभी भी आपको समझ नहीं आएगा, कुछ तो लोचा लगेगा। तो ये स्वीट स्पॉट ढूंढती है इंश्योरेंस कंपनीज की नंबर ऑफ ईयर्स कुछ ऐसे बनाओ जिसको सोच के उसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा जोर आए, उसको समझ ही नहीं आया इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना कैसे है, और उसको डबल सुन के अच्छा भी लगे। तो जब ये एक्सट्रीम साइड्स पे भी सेंस नहीं बना रहा है ना, तो ये मिडल में भी सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। तो आपको ये सोचना चाहिए कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स कभी भी टाइम पीरियड कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। मैं 100 साल बाद भी लूंगा तो एब्सोल्यूट रिटर्न 100% आएगा, मैं अगले दिन भी इसको डबल करके आपको दूंगा तो भी एब्सोल्यूट रिटर्न 100% आएगा। तो बीच में 20 साल है या 15 साल है, उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कितने टाइम में वो 100% हो रहा है। आपको मतलब होना चाहिए पर ईयर रिटर्न, आपको हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि हर साल ही बैंक में सेविंग्स में पैसा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल FD में पैसा रखोगे तो ईयरली फ्रीक्वेंसी में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, PPF में जाओगे तो भी उसका इंटरेस्ट पर एनम मिलता है। तो हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का जो रिटर्न है वो हम पर एनम कंपेयर कर सकते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट सेंस में कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो जब भी लोगों को सुनाई देता है कि डबल हो जाएगा, तो उनको ये देखना चाहिए कि डबल कितने टाइम में हो रहा है और इस टाइम को कंसीडर करके मेरा पर ईयर रिटर्न कितना आ रहा है।
अगर मैं 100वें साल में डबल कर रहा हूँ तो पर ईयर 0.0000 समथिंग % रिटर्न आएगा। और अगर मैं एक ही दिन में इसको डबल करके दे दूँ तो कुछ हज़ारों % में मेरा मल्टी बैगर रिटर्न आ जाएगा। ये फर्क लोगों यार को मनदीप, समझना मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई। अभी आपने क्या कहा कि हमें ये डबल वाले फिगर, जो भी चीजें हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, ये तो इवन हमें ना जब हम किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट्स भी पढ़े तो उस समय भी छोड़ना चाहिए। जैसे कई बार हमें ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं कि टू लाइफ टाइम हाई, या कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीजें मिले तो पहले तो उसे काटा मारो, फिर उसे जेन्युइनली कैलकुलेट करो, चेक करो, फिर जो फाइनल फिगर है आप ले सकते हो। राइट। अभी इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। कुछ लास्ट ईयर आई थिंक Q3 के जो ICICI बैंक के रिजल्ट्स आए थे, उसमें ये हेडलाइन बहुत जगह छपी थी कि ICICI बैंक के जो प्रॉफिट हैं वो 6 गुना हो गए। भाई लास्ट ईयर Q3 मतलब लॉकडाउन के बाद की बात है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद बिजनेसेस तो मंदे हो रहे हैं, लोगों की कमाई रुक गई है, और एक ऐसा बैंक है, वो भी इंडिया का नंबर 1 बैंक नहीं है, नंबर 1 बैंक तो HDFC बैंक है प्राइवेट की बात करें तो। एक नंबर 2 नंबर 3 वाला बैंक बोल रहा है कि मेरे प्रॉफिट तो 6 गुना हो गए। तो थोड़ा सा एक आपको अटेंशन जाना चाहिए उस तरफ कि यार 6 गुना कैसे हो सकते हैं। इसकी बैलेंस शीट उठा के, इसका PNL उठा के देखना चाहिए। पता चला कि वो उस पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, और पिछले साल सेम क्वार्टर में उनको बहुत ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी थी, वो भी किसी पर्टिकुलर रीज़न से थी। अब हर क्वार्टर में कंपनी इतना ज़्यादा टैक्स नहीं भरेगी, और कंपनी का जो बेस छोटा हो गया उस पर उन्होंने उतने गुना 6 गुना कैलकुलेट करके बता दिया कि ओह कंपनी के तो प्रॉफिट्स बढ़ गए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपनी के प्रॉफिट्स नॉर्मल रेट से ही बढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है पिछले उसके जस्ट पीछे वाले क्वार्टर के बराबर ही होते, बट सिर्फ उसी न्यूज़ की वजह से उसका शेयर उस दिन 6-7% बढ़ गया। तो इसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो कि अगर कंपनी अच्छी है तो आप पहले से इन्वेस्ट करके रखो, बट इस न्यूज़ के आते ही इन्वेस्ट मत करो। अब आपने पहले से इन्वेस्ट किया था तो अब आपकी होल्डिंग 6-7% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट सिर्फ इसलिए कि ओह कंपनी का प्रॉफिट ही 6 गुना हो गया, कुछ लोग ये समझ बैठेंगे कि अब तो HDFC बैंक को इसने पीछे कर दिया, अब तो इसने पता नहीं 2-4 देशों के और बैंक्स को पीछे कर दिया होगा, सीधा 6 गुना जो हो गया, क्योंकि हेडलाइन ही ऐसे आपको दिखाई गई थी। तो वो आपको थोड़ा लेंस लेकर देखना पड़ता है। आपने बिल्कुल मनदीप ठीक बोला। हमें यूजुअली क्या परसेप्शन रहता है कि न्यूज़ मुझे ही मिली है, बट रियलिटी में वो न्यूज़ मुझे नहीं, वो मुझसे पहले बहुत लोगों को मिल चुकी है, और जो न्यूज़ हम तक पहुंच चुकी है वो सबको पता ही, हमें अज्यूम कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। और ये तो कोई न्यूज़ ही नहीं थी ना। अब आप मान लो दुनिया में मैं अकेला ही इन्वेस्टर हूँ और ICICI बैंक की खबर मैंने पढ़ ली है, ठीक है। अब मुझे पता है कि लोग इसको खरीद के इसका प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इन्वेस्टर मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। उस केस में भी मैं ICICI बैंक में सिर्फ इस न्यूज़ के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि PNL देख के समझ आएगा कि ये जो प्रॉफिट है, जो 6 गुना बढ़ने की बात हो रही है, ये कुछ भी नहीं बढ़ा है, ये 10% बढ़ा होगा। आई डोंट नो, मेरे को उस दिन तो याद था कि 10% बढ़ा है, कितना % बढ़ा है। तो मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% के बेसिस पे करता, 500% या 600% के बेसिस पे नहीं करता। चलो ये भी बात बिल्कुल ठीक है मनदीप। हम लोग एक काम ये भी करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो हम पहला लिंक डालेंगे वो SIP कैलकुलेटर का डाल देते हैं, ताकि किसी को जेन्युइनली अगर कैलकुलेट करना है कि उसे क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, वो सीधा उस लिंक पे क्लिक करे और वो कंप्लीट डिटेल्स खुद कैलकुलेट कर सकता है। राइट। उसमें मैं लोगों को एक प्रो टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि SIP कैलकुलेटर में जब भी आप 3 चीज़ें डालते हो, आपका पर मंथ का अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप डालोगे 12, 10, 15 जो भी आपको लगता है आप म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो, तीसरा आप डालते हो टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए। तो मैं म्यूचुअल फंड या ऐसे प्रोडक्ट की बात करता हूँ जिसमें रिटर्न आपको सोच के डालना पड़ता है कि 12% आएगा, 13% आएगा। लोग पता है क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि हम कम समय में इन्वेस्ट करें, कम पैसा इन्वेस्ट करें और तो भी उतनी वेल्थ बना लें। तो मैंने लोगों को SIP कैलकुलेटर को उसके साथ खेलते हुए देखा है। कैसे खेलते हुए देखा है कि पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 20,000 रुपये पर मंथ, बट वो डालेंगे 15,000 ही इन्वेस्ट करना पड़े। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 25 साल के लिए, वो डालेंगे 15 साल। फिर वही कॉर्पस जो वो 20,000 इन्वेस्ट करके 25 साल में कमाते हैं, उसी कॉर्पस को वो ऐसे रेट ऑफ रिटर्न से लाने की उम्मीद करेंगे कि मतलब 10 की जगह 15 रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे और नंबर उतना ही दिखेगा आपको। क्योंकि 1 करोड़ बनाने के खूब तरीके हो सकते हैं ना। या तो आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर लो, या आप कम इन्वेस्ट करोगे तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा कर दो, या फिर आप कम इन्वेस्ट कर रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न भी कम है तो टाइम पीरियड बढ़ा दो। तो लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड को कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के खुश हो जाते हैं, अरे यार ये कर दूंगा तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। 15%, 20%, 25% रिटर्न आपके बन जाए तो आपकी किस्मत है,
बस आप 20% रिटर्न के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लोगे और ये सोचो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो फिर आप डिनाइल में जी रहे हो। तो टाइम पीरियड बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना ये प्री रिक्विजिट है वेल्थ बनाने का। रिटर्न ज़्यादा कमाना इज़ नॉट प्री रिक्विजिट। तो मैं लोगों को यही अर्ज करूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा के देखें, उसके हिसाब से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा के देखें, तो जो कॉर्पस आपका 15% 20% के CAGR पे बनता, वो आपका थोड़ा कम वाले CAGR पे भी बन जाएगा और वो ज़्यादा अचीवेबल है। क्योंकि जो चीज़ आपके कंट्रोल में, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं लंबे टाइम तक वेट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी स्किल्स को यूज़ करके हमेशा हर साल 20% का रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में कम है उस पर मुझे ज़्यादा बेट नहीं लगाना चाहिए। मनदीप, साथ ही अगर कर भी सकते हैं रिटर्न्स, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर सकता, हो सकता है यहाँ पे हमारे काफ़ी स्किल्ड भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स भी है, तो हो सकता है आप कर भी सकते हो, बट फिर भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, मतलब कोई कमी तो होने वाली नहीं है, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी। वही मैंने बोला कि ज़्यादा आ गया तो आपकी किस्मत, आप खुश हो जाओगे। बट प्लानिंग करते समय हमें थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम मान लो 10 साल तक इन्वेस्टिंग करते गए 20% के हिसाब से प्लानिंग करके, और 20% अचीव नहीं हुआ, तो अब क्या हम वक्त में पीछे जाकर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। बट आज हम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे और उस पर भी 20% आ गया तो डबल प्रॉफिट कमा लेंगे ना। परफेक्ट है यार मनदीप, मजा आ गया। मनदीप, टुवर्ड्स द एंड जो आपका नाम है कि मनी माइंडेड मनदीप, MMM, हाँ, मनी माइंडेड मनदीप का फाइनल प्रो टिप क्या है इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हर एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए? मे बी कुछ प्रो टिप्स हो, कुछ पॉइंटर्स हो जो हम ध्यान रख सकते हो और हमारे लिए की टेक अवेज हो सकते हो। देखो, मैं आपको एक सीधा, मतलब जो मैंने पहले पॉइंट बोला था मैं वही रिपीट करूंगा। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्या है इसमें, कि किस तरीके से मेरा नुकसान होने वाला है। आपको सीधा यही सवाल का आंसर खोजना चाहिए। सीधा कंपनी से मत पूछो, आप रिसर्च करो, यूट्यूब वीडियोस देखो। अल्टीमेटली अगर आप जागरूक नहीं हो, अगर आप सही प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करोगे तो आपको कभी सही प्रोडक्ट मिलेगा भी नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं सेफ गाड़ियां खरीदता हूं, ठीक है, मैं अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी खरीदता हूं, बट पूरा देश मेरे अगेंस्ट डिमांड कर रहा है और वो हल्की हल्की गाड़ियां खरीद रहे हैं जिसमें सेफ्टी का कोई झंझट नहीं है, तो कल को एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं भी सेफ गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि सेफ गाड़ी बनाने वाली कंपनी इंडिया छोड़ के चली जाएगी। तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है एज अ कस्टमर, प्लीज़ आस्क गुड क्वेश्चन, प्लीज़ स्टे जागरूक एंड कीप लर्निंग मोर। एक वीडियो बनाया था मैंने इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, 30,000 से ज़्यादा लाइक्स आए, बट कुछ लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि लेबर लॉ एडवाइज़र तो बिक गया है, पैसों के लिए वीडियो बना दिया है और ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और हमें रेकमेंड किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ये स्पॉन्सर्ड है। रियलिटी ये है कि वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क फ्री प्रोडक्ट है, बट स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो बहुत ही कम उसमें रिस्क आएगा, और वो भी डिपेंड करेगा कि कौन से पोर्टल से ले रहे हो, किस कंपनी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो हमने किसी ऐसे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ली ही नहीं जो एथिकल नहीं है। दैट ब्रांड रिजेक्ट्स अ लॉट ऑफ इन्वॉइसेस दैट आर नॉट स्टेबल या जिसमें ज़्यादा रिस्क है या ऐसा कुछ। बट लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन पूछने की बजाय, क्यूरियस नेचर शो करने की बजाय सीधा अटैक किया कि आप गलत बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे ओपन डिस्कशन करने को तैयार हूँ, बट आप पहले थोड़ा सा रिसर्च करके तो आओ। पहले आप थोड़ा सा सही क्वेश्चन तो पूछो। आपको इसमें जिस भी पॉइंट पे आपत्ति है आप वो पॉइंट लिखो, मैं उसका आंसर दूंगा। बट आप सीधा अपना वर्डिक्ट सुना रहे हो, तो मैं आप लोगों से, व्यूअर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ के एक्सपर्ट हो आप। मैं खुद अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, आप कहाँ से अपने आप को एक्सपर्ट समझ के ये वर्डिक्ट दे रहे हो कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट विदाउट रिसर्चिंग अबाउट इट। तो मेरा रिक्वेस्ट हर इंसान से ये रहता है कि आप मेरी बात भी मत सुनो, आप अनंत भाई की बात भी मत सुनो, किसी की बात मत सुनो। यूट्यूब सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, बट एजुकेशन का ये ओनली सोर्स नहीं है। बुक्स हैं, इंटरनेट है, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करोगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान के बलबूते पे आप अच्छी डिमांड क्रिएट कर पाओगे, अच्छे प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे। आप अच्छे प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे, अल्टीमेटली कंपनीज विल बी फोर्स्ड टू सेल यू अ गुड प्रोडक्ट। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रोडक्ट तो अच्छा चाहिए बट कंपनी वो बना नहीं रही है। कंपनी ऑलवेज मेक्स अ लॉट ऑफ सर्वेज, वो ये डेटा गैदर करती है कि आज की डेट में कस्टमर को चाहिए क्या, हम उसको वो दे देते हैं। तो आप ही जब गलत डिमांड करोगे तो कंपनी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब कंपनी इन कमीशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाती है तो मैं एजेंट को ब्लेम कैसे करूँ। सिमिलरली जब हम
प्रोडक्ट की डिमांड ही गलत कर रहे हैं तो मैं कंपनी को भी कैसे ब्लेम करूं? तो हम नॉलेज गेन ना करके अपना और पूरी सोसाइटी का नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी वजह से अच्छे प्रोडक्ट्स बनने कम हो जाते हैं और फिर बाकी लोग जो सही डिमांड करते हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट्स लेने में उतनी ही दिक्कत आती है। नहीं मनदीप, आपने बिल्कुल पॉइंट ठीक बोला। हमें खुद को अवेयर होना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारी ओपिनियन अलग हो सकती है तो आप कमेंट कीजिए, पर कुछ वर्डिक्ट सुनाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन भी बिल डिस्काउंटिंग वाले मैटर में काफी डिफरेंट है आपसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों अगेंस्ट हो जाए। देखिए मेरा पर्सनल व्यू क्या होता है बिल डिस्काउंटिंग में, मैं जस्ट बिकॉज ये पॉइंट छिड़ा है इसलिए मैं सबके साथ शेयर करता हूँ या इवन आपसे भी डिस्कस करता हूँ। हमने भी कभी इसके बारे में बात नहीं करी। मेरा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। आई बिलीव जहां पे आप रिस्क ले रहे हो वहां पे रिस्क ले लो। जैसे आपने इक्विटी में रिस्क लिया तो आपने रिस्क ले लिया, पर जब आप रिस्क नहीं ले रहे, सपोज हम कोई डेट प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट बिल डिस्काउंटिंग। मैं तो इवन बोलता हूं कि अगर आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसमें रिस्की डेट फंड में इन्वेस्ट मत करो। आपको अपना रिस्की एंड नॉन रिस्की पैसा अलग रखो। जब आपको रिस्क लेना है तो फिर ढंग से लो। इक्विटी में रिस्क लेना है प्रॉपर्ली लो। अब जो चीज बनी ही सेफ्टी के लिए है वहां पे रिस्क मत लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओपिनियन डिफर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट खराब हो गया। हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई HNI हो, कोई अपना एक थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता हो, इवन हुंडी भी चलती है। मेरे हिसाब से हुंडी भी गलत नहीं है अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करो तो। सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, वर्डिक्ट सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो चीज़ बनी ही सेफ्टी के लिए है उसमें पैसा रिस्क लेके नहीं डालना चाहिए। इसीलिए जब हम डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारा आपको देखना पड़ता है कि भाई कौन से डेट फंड में हम इन्वेस्ट करें, कौन से बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करें। आजकल जिस बॉन्ड का कूपन रेट बहुत ज़्यादा होता है वो बॉन्ड अनसिक्योर्ड होता है। उसकी AAA AA तो छोड़ो, उसकी B में भी रेटिंग नहीं होती, C में चली जाती है, और बट वो कूपन रेट अच्छा दे रहा है। तो यहाँ पर भी अगेन लोगों का ये रहता है कि लालच बीच में आ जाता है कि हम ज़्यादा कूपन रेट मिल रहा है तो हम लेस सिक्योर बॉन्ड में चले जाते हैं, ये सोच के कि यार आने वाले 3-4 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है इस कंपनी को, फिर देखते हैं, ऐसा सोच के लोग इन्वेस्ट करते हैं। वही मेरा इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ कि वी प्रोमोटेड अ ब्रांड। मैं सबके सामने एडमिट कर रहा हूँ कि दैट वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड, ठीक है, बट बिफोर मेकिंग दैट वीडियो वी हैड अ जूम कॉल विद द को फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, मैं फॉरगेट द व्यूअर्स, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं आपके पोर्टल से। तो उन्होंने जो मुझे सेफ्टी चेक्स बताए ना, मैं बाय द वे इस पे एक वीडियो पेंडिंग है, मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। आपकी तो लिस्ट, पेंडिंग लिस्ट बहुत लंबी जाती जा रही है। हाँ यार, मतलब फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करनी है, अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उसमें ऑल दैट मैटर्स इज द सेफ्टी चेक्स जो आप ले रहे हो बिफोर ऑनबोर्डिंग एन इनवॉइस। एक कंपनी है जिसका नाम किसी ने नहीं सुना है, और एक कंपनी है कोका कोला, किसका इनवॉइस आप, अगर आपको बोला जाए कि करना ही करना है इनवॉइस डिस्काउंटिंग में, तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? कोका कोला में इन्वेस्ट करोगे। सेकेंडली, कोका कोला का इनवॉइस फेक भी तो हो सकता है। जैसे अगर आपको वहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा 2 लाख समथिंग का इनवॉइस है, 11% का IRR मिलेगा आपको, आप इन्वेस्ट कर दो, फेक भी तो हो सकता है। मुझे कोका कोला में फ़ोन करके पूछना चाहिए कि आपका इनवॉइस इस सो एंड सो प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है, क्या ये आप ही का है, क्या पेमेंट आप करोगे इसका? तो वो वाला चेक आप कैसे फुलफिल कर रहे हो कि ये असली इनवॉइस है। एंड सर्टेनली देयर आर 7-8 अदर पॉइंट्स जो हमने उनसे पूछे, उसके बाद ही वी डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। नहीं तो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिनसे हमने पैसा ले लिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमने अच्छा पैसा ले लिया था, मतलब लाखों में नहीं, बट हाँ अच्छा पैसा एक वीडियो के लिए। तब दिन भी पुराने थे जब छोटा चैनल था। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा भी बोलो, ऐसा ऐसा भी बोलो, तो और धीरे धीरे जितना वो हमें डिक्टेट करते गए चीज़ों का, उतना हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म होता गया उस ब्रांड से। हमने कहा सर आप पैसा वापस ले लो, जितने अगर 15 दिन हो गए आपको पैसा दिए तो हम ब्याज समेत आपका पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो नहीं बनेगा, सॉरी। तो हमने रिफंड किया पैसा। और आपके पास भी खूब मेल आते होंगे स्पॉन्सरशिप्स के, और परेशान है, मुझसे तो परेशान है। मैं ऑलमोस्ट सबको मना करता हूँ बेसिकली, जब तक मैं खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँ। मेरा तो पर्सनल रूल है, अगर मैं कुछ भी चैनल पे बोलता हूँ उससे पहले मेरा खुद का एक हेफ्टी अमाउंट उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड होना चाहिए। इवन अगर मैं म्यूचुअल फंड भी अपने किसी क्लाइंट को बताते कि यार ये लेना है, उससे पहले मेरा उसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो मतलब बाई चांस मैं गलती हूँ तो मुझे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़े। हमने भी यही किया था इनवॉइस डिस्काउंटिंग में, ऋषभ ने इन्वेस्ट किया था, इनफैक्ट ही इज इन्वेस्टेड राइट नाउ। तो यही हमारा भी यही है कि जो हम खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं उसको प्रमोट करने का कोई सेंस नहीं है। मजा आ गया, मतलब हमने तो काफी ऑफ द ट्रैक भी बात कर ली। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ ट्रैक चले गए थोड़ा। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो, थैंक यू मनदीप फॉर कमिंग एंड
sharing all this stuff means a lot to all of us, and thank you so much Mandeep bhai. थैंक यू सो मच आनंद भाई फॉर इनवाइटिंग मी. आई थिंक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए, बट आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू स्पीक माई माइंड, क्योंकि वो मौके बहुत कम मिलते हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि यूट्यूब इंडस्ट्री में यूट्यूबर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत जाती है कंटेंट क्रिएट करने में. एंड नॉट ऑल यूट्यूबर्स आर चीटर्स एंड नॉट ऑल चीटर्स आर यूट्यूबर्स. इसमें मैंने 2 लोगों को कवर कर लिया है, इंश्योरेंस एजेंट्स एंड यूट्यूबर्स. तो सारे इंश्योरेंस एजेंट्स चीटर्स नहीं हैं डेफिनेटली, बट सारे यूट्यूबर्स भी चीटर नहीं हैं. तो कुछ लोग जेन्युइनली लोगों की बस हेल्प करना चाहते हैं. सुपर, मजा आ गया यार. थैंक यू सो मच.